फोन किया वो कर तो दिया। लाइट आई, मैंने बता के बंद करेंगे, ऐसे नहीं। उनको पहले भी बताया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हम अपने दिन का जो आगाज़ है वो कुरान से करते हैं, और हमारा इस बात पर यकीन है कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है। इट्स अ डिवाइन बुक, किसी इंसान का कलाम नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। आज 61 आयत है हमारे सामने। अल्लाह ताला की ज़ात हमें बनी इसराइल के वाक़यात बताकर हमें बता रहे हैं कि ये वो हरकतें करते थे, तुम इनसे बाज आना, वरना वही होगा जो उनके साथ भी हुआ था। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए जाते हैं, पीछे से वो अपना खुदा बदल लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी अल्फाज को चेंज करते हैं। अब एक और उनकी बात जो है बताई जा रही है 61 आयत में, वाह और इस जब कुल कहा तुमने, या मूसा ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज नहीं। एक होता है ला नस्बिरा, एक होता है बिल्कुल ही। हद नहीं होती जिसको कहते हैं बिल्कुल, हरगिज नहीं। नस्बिरा, हम सब्र करेंगे। सब्र नून हम के लिए, और सब्र उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अला ऊपर, तआम खाना, ये भी उर्दू में बोलते हैं। वाहिद, ये एक ही खाना जो हमें दिया जा रहा है बार बार, मनो सलवा, हम तो इसके ऊपर सब्र करने वाले नहीं हैं। फदऊ, बस दुआ करो, ये उर्दू में लफ्ज बोलते हैं। फा बस, फदऊ बस दुआ करें। ला फॉर ना, हम हमारे लिए। रब्बा का, योर का भी मतलब आपका, तो रब अपने रब से, यानी तेरे रब से, मुराद अपने रब से। युखरिज, वो निकाले, खारिज करना उर्दू में बोलते हैं। लना फॉर अस, हमारे लिए। मिम्मा, ये बताया था मैंने आपको, मिन और ये माँ है। मिन और माँ, उससे जो, मिन से माँ जो, उससे जो, तुम भी तू उगाती है। नबातात का लफ्ज आपने उर्दू में सुना होगा। तुम भी तू जो उगाती है, अल अर्द जमीन, मिन से बाकालिहा, बकाला। अल्लाह ताला आपको अपने घर में लेके जाए तो वहां आप देखेंगे बकाला दुकान को कहते हैं। जैसे हम शॉप कहते हैं ना, यार जाओ दुकान पे चले जाओ, ये ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं वहां बकाला बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पर सब्जियां बिकती हैं, तो मिम बाकालिहा सब्जियां, वाकिसाइहा और ककड़ी, खीरा वगैरह जो है मेरा ख्याल उनको कहते हैं। वो फूमीहा और गंदम, व अदासीहा, अदसा सुना होगा उर्दू में आपने लफ्ज। मसर नहीं होता मसर, तो मसर चिपटा होता है ना, अदसे की शक्ल का, तो उसको भी इसीलिए अदसा कहते हैं। अदसा जो शीशा होता है उस तरह उसकी शक्ल का, उसको अदसा या लेंस बोलते हैं। इंग्लिश में आपने लफ्ज सुना होगा, लेंस बोलते हैं। तो चूंकि मसर की शक्ल उससे उसकी तरह की होती है, व अदासीहा और मसूर, व बासलिहा और प्याज। यानी इतनी तफसील अल्लाह ताला कुरान में बता के हमें क्या बता रहे हैं कि आजकल हम भी उन्हीं कामों में पड़े हुए हैं। यानी जो काम कहा जा रहा है उसका कोई ध्यान नहीं है। और आजकल आप देखें कि नेट के ऊपर भी जो तरह तरह के, यानी मटन है तो उसकी कई डिशेस, हमारा जो रुझान है, यानी महंगाई इतनी है कि लोग बेचारे आटे को जो है ना वो तरस रहे हैं। लेकिन किसी भी ये होटल से, रेस्टोरेंट से गुजर जाए तो वहां पर रास्ता ही नहीं होता, इतना रश होता है वहां पर। यानी जो भी महंगाई है, तो आप देख लें कैसे अल्लाह ताला ने जो है वो एक अक्कासी की हमारी, यानी बता तो उन कौम का रहे हैं लेकिन बता हमारे लिए कि जब तुम इन कामों में पड़ जाओगे ना, कि तरह तरह के टेस्ट आएंगे। आज यार फलां जगह चलने चाहिए, आज चिड़े खाने के लिए जाना चाहिए, यार यहाँ से भी मैंने टेस्ट कर लिया है,
यानी मजीद से मजीद जो है वो आप उसकी तरफ जब चल रहे हैं तो फिर ये हालात हो रहे हैं। कौला, तो कहा किसने? मूसा अलैहिस्सलाम ने। तस्तब्दिलूना, बदल, इसमें असल लफ्ज क्या है? बदला, तब्दील। क्या तस, तुम बदलना चाहते हो उस चीज को, अल्लाजी, वो जो, हुआ, वो, अदना, दुनिया का लफ्ज तो आपने सुना होगा, अदना का भी सुना होगा, इसका मतलब करीब भी होता है और कम भी होता है। तो दुनिया दोनों अल्फाज में हमारे लिए है, बिल्कुल करीब है, यानी आखिरत के मामले में करीब भी है, और दुनिया अदना भी है आखिरत के मुकाबले में। यहाँ पर जो आपने पैसा कमा लिया, जितना भी कमा लिया, तो यहीं छोड़ के ही जाना ना, लेके तो नहीं जाना। लेकिन आगे कौन सी चीज जाएगी? आखिरत जो है, जो हमारे अमाल हैं, जो हम अच्छे काम करेंगे वो जाएंगे। तो यानी ऐसी चीज मांग रहे हो जो कि बिल्कुल कमतर है, बिल्लाजी, उससे, हुआ वो, खैर, जो बेहतर है। यानी ऐसे ही है ना कि एक शख्स जो है उसके पास दो ऑप्शन थी, गंदा माल बेचे और अदना चीज थोड़े से पैसे कमा ले, ईमान बेच दे अपना। और दूसरी ऑप्शन क्या थी कि नहीं, वो ना बेचे, अपने नफ्स पे काबू रखे और उस माल को छोड़ दे जो वक्ती तौर पर उसको मिल रहा था, राइट, और अपना ईमान बचा ले। तो कहे नहीं यार, मेरे पास जो है ना सही चीज नहीं है। तो अब आपने ट्रेड ऑफ करना है, एक जिंदगी में क्या करना है। आर्टिकल्स में गए हैं, वहां पेन पेंसिल है, आपको चाहिए, काम करना है, फोटो कॉपी करवा लेंगे, आपके पास ऑप्शन है, ऐसे है ना। अभी तो आप जाएंगे जब, तो आप देखेंगे, तो आपके पास ऑप्शन होगी कि क्या अभी ईमान बेचना है या बाहर से जाके 50-100 रुपए की हमने फोटो कॉपीज करवानी है। तो वक्ती तौर पर आप जो काम करेंगे वो एक चोर बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो हमारी हिफाजत करे। और आप देखें कि आजकल वही हो रहा है जो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही अल्फाज को बदलना, मजाक उड़ाना, मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ ध्यान देना, राइट। और आगे अल्लाह ताला और भी बताएंगे कि तुम और क्या क्या हरकतें उन्होंने की जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है वो जिल्लत तारी की गई। अभी हाँ, हम 17 को कर रहे थे। अच्छा जी, हमारे पास एक चीज थी, रिटर्न असेसमेंट और अपील, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने इसमें जो बात की थी वो ये थी कि रिटर्न कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा, अगर फाइल नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, कि उसको नोटिस दिया जाएगा, कितने सालों का, पिछले 5 सालों का उसको नोटिस दिया जा सकता है। क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो पूरा साल ना हो वो रिटर्न फाइल करे? बिल्कुल ऐसा है कि अगर साल ना कंप्लीट हो तो बाज हालात के अंदर उसे कहा जा सकता है कि आप रिटर्न फाइल करें। कौन कौन है? जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हो, राइट, जिसका कारोबार जिसने बंद कर लिया हो, और जिसने कारोबार बंद किया उसे कहा गया कि तुम नोटिफाई करोगे 15 दिन पहले और अपनी रिटर्न भी फाइल करोगे। किसी की डेथ हो गई तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कहा जाएगा कि रिटर्न फाइल करो। ये सारे काम जो हैं बताए गए। रिटर्न कब फाइल की जाएगी उसकी दो डेट्स हैं, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। ये दो डेट्स हमें बताई गई हैं कि आपने इन इन डेट्स के अंदर क्या करनी, रिटर्न फाइल करनी है। जो 31 दिसंबर है सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो उनका ईयर एंड 1 जनवरी टू 30 जून वो होता है। बाकी के लिए, सबके लिए, इंडिविजुअल, एओपी और बाकी तमाम कंपनीज के लिए कौन सी डेट है? 30 सितंबर है। अगला सवाल ये था कि क्या इस डेट में एक्सटेंशन मिल सकती है? हम किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर सके तो क्या यहाँ पर हमें एक्सटेंशन मिल जाएगी? द आंसर इज यस। लेकिन वो आपका हक नहीं है। देखिए, एक होता है मेरा हक है, मैं 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर 30 दिन के बाद 30 दिन तक मैंने रिटर्न फाइल नहीं की
तो फिर ऐसा नहीं है कि मेरा ये हक होगा जबरदस्ती जो है मैं अपनी रिटर्न फाइल करवाऊं। अपील की जा सकती है उसके लिए। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन दे, राइट। उस दिन आपको दिखाई थी मैंने कि अगर आप एक्सटेंशन की रिवीजन की एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप आयरस में जाएं, वहां से अप्लाई कर दें। टू द कमिश्नर एंड द कमिश्नर मे ग्रांट। अच्छा, एक चीज मैं और आपको यहाँ पर दिखाता चलूं, दो चीजें हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं अगर आप देखें। एक है कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखिएगा रिटर्न रिवाइज। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सिर्फ आपसे टैक्स पीरियड पूछेगा, राइट। रिवाइज करना एक होता है, एप्लीकेशन देना उस चीज की। एक क्या होता है कि आप उसकी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाते हैं। एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड असेसमेंट, रेक्टिफिकेशन अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पेनल्टी, ठीक है। ये देखिएगा ये आपकी एप्लीकेशन, सॉरी ये तो रेक्टिफिकेशन हैं। इसमें एप्लीकेशंस आपको कहीं नजर आ रही होंगी एक्सटेंशन की, फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न नजर आ रही है ना आपको, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेशन फॉर फाइलिंग। तो ये आपको एक्सटेंशन के लिए फाइल करना पड़ती है, ठीक है। ये जो भी, सॉरी मैंने तो इसको ब्लॉक किया हुआ था। ये देखिएगा कि आपके डिक्लेरेशन के लिए ये है एक्सटेंशन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो है ये वाली ये चीज मैं आपको दिखा रहा था अभी। तो एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप टू 15 डेज, तो 15 दिन के लिए आपको एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाएगी। जहां स्टूडेंट कहता है सर बार बार डेज आते हैं इतने दिन के लिए, उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है आपके लिए। आप ये देखिएगा रिटर्न के जो नोट्स हैं इसके अंदर जो है ये देखिएगा मैंने उसकी समरी आपके लिए प्रिपेयर की हुई है और साथ साथ उसकी एग्जांपल आगे कोड की हुई है, राइट। इसी चीज को कैटर करने के लिए ताकि आपको जो है इसमें इशू ना आए। ये देखिएगा, यानी अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, अपील्स की और इस तरह, क्योंकि इसमें डेज काफी हैं। अक्सर तो एग्जामिनर ऐसा नहीं करता कि वो डेज के साथ बात करता है, लेकिन बाज औकात जो है वो डेज के साथ बात करता है। तो लिहाजा हमें यहाँ पर एक रट्टा लगाना पड़ता है, डेज को याद करना पड़ता है। अगर तो देखिए आपसे सवाल किया जा रहा है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न का, दिन नहीं पूछे जा रहे और आप दिन भूल गए हैं कि कितने दिनों के लिए एक्सटेंशन मिलती है, तो आप लिखेंगे एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम विल बी गिवन एज पर द लॉ। एज पर दी, भूल गए हैं तो फिर आप उसको लिख सकते हैं जो कानून में लिखा उसके मुताबिक आपको दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स एग्जैक्ट एग्जामिनर आपको बता दे कि जी उसने आज एप्लीकेशन दी है, राइट, कोई डेट आपको बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि जी आज उसने एप्लीकेशन दी है, तो उसको एडवाइस करें कि उसको कितने दिनों की जो है वो एक्सटेंशन मिल सकती है। तो फिर उसके लिए आपको टाइम जो है वो याद होना चाहिए। अंडरस्टैंड? if he is satisfied that the applicant is unable to furnish the return by the due date, कि जो एप्लीकेंट है वो इस काबिल नहीं था कि वो रिटर्न फाइल करता। क्यों? नंबर 1, पाकिस्तान से बाहर था, बीमार था, मिस एडवेंचर कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई और रीजन जैसे कोविड है, लॉक हो गया, नहीं आ सकता था। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अ लॉन्गर टाइम एक्सटेंशन में बी गिवन, ग्रांटेड, दी जा सकती है। अगला ये था कि अगर कमिश्नर रिफ्यूज कर दे तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा, फिर आप चीफ कमिश्नर को अप्लाई करेंगे जो आपको 15 दिन या उससे ज्यादा का टाइम अलाउ कर सकता है। समझ आ गई? सारी डेट्स का पता होना चाहिए।
आपने देखा यही बात आपको मिली थी टैक्स ईयर के लिए भी, कि अगर टैक्स ईयर आप चेंज करवाना चाहते हैं, आपको नहीं इजाजत मिल रही, तो क्या करेंगे, चीफ कमिश्नर को अप्लाई करें। इसी तरह आपका जो था वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं, राइट, वहां पर भी आपको ऐसे ही चीजें मिली थी। अच्छा जी, अगर आपने रिटर्न टाइम के अंदर अंदर ना फाइल की रिटर्न, तो आपके साथ क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या आपको नुकसान होंगे, तो आपके साथ क्या क्या बुरा सलूक हो सकता है, राइट। आपको एटीएल से निकाल दिया जाएगा, पर्सन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी एटीएल। आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज जो है वो आपके खत्म कर दिए जाएंगे, आपको वो अलाउ नहीं कि, देखे ना आपके लॉसेज हैं, आप रिटर्न ही नहीं फाइल करते, तो फिर कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। शुरू में भी हमने देखा ना सेक्शन 114 के अंदर, इफ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेज, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगी, रिफंड नहीं मिलेगा आपको, राइट। entitled to additional payment for delayed refund during the period the person is not included in the ATL, एडिशनल आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है, ये नुकसान इसके होंगे। अब इसके अंदर आपने ये सोचना है कि मेरे से सवालात पेपर में क्या किए जा सकते हैं, ये लाजमी आपने सोचना है। एक तो सीधा सवाल हो सकता है कि जी आप, थैंक यू, एक तो आपको शामिल ना किया गया तो आपके साथ क्या क्या जो है वो हो सकता है, आपको क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। दूसरा, इसी सवाल को ऐसे भी एग्जाम में किया जा सकता है कि साहब एक है, वो कहते हैं जी मैंने रिटर्न फाइल नहीं की, मेरा एटीएल में से नाम निकल गया है, तो मेरे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, केस स्टडी बना के भी दिया जा सकता है, राइट। दूसरा ये कहा जा सकता है जी मेरा नाम एटीएल से निकल गया है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से मैं नॉन फाइलर बन गया हूं, तो फाइलर कैसे बनूं, उसका तरीकेकार बताएं। अब वो नीचे आ रहा है, however the person shall be included in the ATL, right, on filing a return of income after due date if the person pays surcharge in addition to the any other liability, right। कंपनी के लिए 20,000 है, एओपी के लिए 10,000 और इंडिविजुअल के लिए 1,000 रुपया, ठीक है। ये आपने एटीएल में जाके वहां पे करना है और आपको ये एटीएल में शामिल कर देंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे, ये देखिएगा सेक्शन कौन सा, 182A है ना, ये आप जाएंगे e.fbr.gov.pk, e.fbr.gov.pk पे यहाँ देखिएगा पेमेंट, राइट, इनकम टैक्स में आप चले गए, यहाँ पे आप टैक्स ईयर में गए, राइट। लेट्स सपोज ये 2021 का मैं ले रहा हूँ, यहाँ आप CNIC लिखेंगे अपना, सिलेक्ट द पेमेंट, ये मिसलेनियस में आप जाएंगे, कहता है एनटीएन प्रोवाइड करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप मिसलेनियस में चले जाएंगे, राइट। मिसलेनियस में जब जाएंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा होगा, ये देखिएगा सरचार्ज फॉर एटीएल, नजर आ रहा है आपको, 182A सरचार्ज फॉर, वो आप लेके फिर आप सारी चीजें जमा करवाएं, क्लियर। तो ये है 182A का, इस तरह से आप वहां पर जाके चालान जनरेट करेंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे। ये देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 2018 तक के हैं, उसके बाद कितने आए होंगे, यानी इन आपको इससे पता चलेगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। अगला सवाल है जी, क्या रिटर्न को चेंज किया जा सकता है, आपने रिटर्न फाइल कर दी, अभी तक कितने सवाल हो गए हमारे,
कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसको क्या पेनल्टी जो है ना वो पड़ सकती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे रिटर्न ना फाइल करने के, एटीएल से निकाल दिया जाएगा, दोबारा एटीएल में शामिल करने के लिए फिर क्या प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किए जाएंगे। अब रिटर्न फाइल कर दी, कुछ चेंज थी, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको कैसे किया जाएगा। इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, ओमिट कहते हैं भूल जाना, और रॉन्ग स्टेटमेंट या कोई गलत स्टेटमेंट आ जाती है, ठंडा पानी देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट in the return of income, he may furnish a revised return subject to the following condition। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या शराइत हैं, वो रिटर्न क्या फिल कर दे। देखिए अभी मैं वहां गया था ना रिवाइज में, तो कमिश्नर की अप्रूवल कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, ये दो चीजें हैं। पहली चीज है कि इट इज अकम्पनीड बाय द रिवाइज अकाउंट्स और रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स। अगर आपने उसके साथ अपने अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें अटैच की थी, तो जाहिर बात है जब फिगर चेंज करेंगे तो इनको भी चेंज करें, नई वाली लगाएं फिर, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट तो 1 रुपए से भी चेंज हो जाती है। द रीजन ऑफ रिवीजन, वजह आप बताएंगे, लेटर लगाएं उसके साथ। तो यहाँ पर तो सिर्फ एप्लीकेशन आप टाइप करते हैं। ड्यूली साइंड, तो कंप्यूटर में क्या साइन होते हैं आपके, यूजर नेम पासवर्ड जिससे आप लॉग इन करते हैं। It is accompanied with the commissioner's approval in writing for revision of return। वो भी कि आप जाएंगे वहां क्लिक करेंगे, कमिश्नर की अप्रूवल लेंगे। वहां दो ऑप्शन थी, एक थी रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करें, रिटर्न खुल जाएगी रिवाइज करने, एक उससे आगे थी ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न। ये कब करेंगे उसकी अलग अलग है। एक वक्त तक तो आपको कमिश्नर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो कब है। दिस कंडीशन, इस लाइन को छोड़ दें और इसको अलग से पढ़ें। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कमिश्नर की अप्रूवल, ये इंडिपेंडेंट सवाल पेपर में आ सकता है ना कि आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो किन हालात के अंदर कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए, वो कब करेंगे आप वो चीज। इफ द रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, 60 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न को क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर आपको इजाजत दे देगा। इससे आगे जाएंगे ना तो सॉफ्टवेयर आपको इजाजत नहीं देगा, वो कहता कमिश्नर की लें, वो की अप्रूवल लें। और वेयर द रिवाइज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम प्रीवियसली डिक्लेयर्ड और द रिवाइज लॉस इज लेस देन द लॉस प्रीवियसली, डिपार्टमेंट को टैक्स ज्यादा देना चाहते, कहता फिर भी कमिश्नर की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं, आप टैक्स ज्यादा देना चाहते हो। नॉर्मली सॉफ्टवेयर पे तो सॉफ्टवेयर फिर भी इजाजत नहीं देता, सॉफ्टवेयर फिर भी इजाजत नहीं देता कि मैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ कमिश्नर की जरूरत नहीं है, यानी आपका हक है ये वाला कि आप अपना टैक्स ज्यादा देना चाहते हैं तो फिर आपको इस मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। Where the commissioner does not give his approval rejection within 60 days of filing of application for the revision of return। आपने 1 जनवरी 23 को एप्लीकेशन दी, जनवरी गुजर गया, फेब गुजर गया, मार्च भी गुजर गया, उसके बाद आपने एप्लीकेशन दे, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन दे दी मार्च में जाके, अब टाइम गुजर गया ना 60 दिन का, यहाँ आपने अप्लाई कर दिया कि जी मुझे रिवीजन की इजाजत दी जाए, तो मार्च भी गुजर गया, अप्रैल भी गुजर गया, उसके बाद मई आ गया, तो 60 दिन यहाँ गुजर गए आपके, यानी आपने अप्लाई किया ना, आपको जवाब ही कोई नहीं दिया गया, फिर भी अब उसकी जरूरत नहीं है। तो किन हालात में कि आप 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर दें, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, लॉस को कम करना चाहते हैं, या आपने अप्लाई किया था तो अभी तक आपको कोई उसका जवाब नहीं मिला। ठीक है जी। टैक्सेबल इनकम, अच्छा जी, पहली कंडीशन हो गई नंबर 1 A, B और C। फिर वही पॉइंट आ गया, टैक्सेबल इनकम इज नॉट लेस देन द इनकम और लॉस इज नॉट मोर देन द
तो 4 लॉ ने हमें कंडीशन बता दी रिवाइज करने के लिए। ए क्या करें, रिवाइज अकाउंट्स लगाएं। बी क्या है, साइन करें, उसके ऊपर रीजन बताएं, वजह बताएं। ठीक है, नंबर 1 रिवाइज अकाउंट्स लगाएं, उसकी वजह बताएं, कमिश्नर से अप्रूवल लें, और इसमें शर्त यह है कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी नॉर्मल इनकम से कम नहीं होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ पेनल्टी ऑन वीएन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। क्या मैं जो नॉर्मल पेनल्टी थी अगर रिटर्न को रिवाइज कर दूं तो उसके ऊपर मुझे पेनल्टी में कोई फायदा होगा या नहीं होगा। एग्जाम में ये आपको सवाल मिलेगा इस तरह से भी कि बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या बेनिफिट्स मैं गेन कर सकता हूं बाय द रिवीजन ऑफ द रिटर्न को रिवाइज करके, मैं क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसमें वही है कि आप अगर वॉलंटरली कर देंगे तो नो पेनल्टी, ऑडिट के दौरान करेंगे तो 25%, उसके बाद करेंगे तो 50%। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है सेल्स टैक्स से। द फाइलिंग ऑफ रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन लिबरलाइज्ड, आजादी दी गई है। एंड एन ऑप्शन हैज बीन मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर टू फाइल रिवाइज रिटर्न। उसको कहा गया है कि आप अपनी रिटर्न को क्या कर लें, रिवाइज कर लें वॉलंटरली, रजाकाराना तौर पर, at any stage of the proceeding along with the payment of tax involved and default surcharge कर सकते हैं। राइट, अब देखिएगा ये, इसको जरा देखिएगा कि रिवाइज रिटर्न में कब पेनल्टी से फायदा हो। A taxpayer can file revised return along with the payment of short tax and default surcharge if such voluntary revision is made before receipt of the notice or audit. No penalty shall be imposed. आपको ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई और आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। आगे, इन केस टैक्स पेयर रिवाइज हिज रिटर्न वॉलंटरली एंड पेज टैक्स डिमांड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। टैक्स वालों ने आपको ऑडिट शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, along with the default surcharge of only 25% of the penalty, 25% पेनल्टी पड़ेगी। आपने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। तीसरी चीज इससे भी वर्स आ गई कि वो चले गए, इन केस ऑफ सच वॉलंटरी रिवीजन ऑफ द रिटर्न आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ अमेंडमेंट अलॉन्ग विद टैक्स, फिर 50% आपको पेनल्टी पड़ेगी। यहां भी नहीं किया तो फिर 100% होगी। देखिएगा सेल्स टैक्स में ये डिफरेंट था। सेल्स टैक्स में ये वहां पर 0% नहीं थी, वहां पर सॉरी 50% और 100%, मेरा ख्याल है वैसे थी। 25 और 100 था, ये नहीं था। ठीक है, देख लीजिएगा जरा, उसको कंफर्म कर लीजिएगा कि वहां ये थी 0% वाली, 25 भी थी, ये नहीं थी। फिर डायरेक्ट कितनी थी, 100। तो यहाँ एक स्टेज एडिशनल मौजूद है कि शो कॉज नोटिस के टाइम के ऊपर। मैंने कहा वो डिफरेंस जरा हमें पता होना चाहिए कि दोनों स्टेजेस पे क्या है। सेल्स टैक्स के अंदर कितनी है, यानी 0%, 25% और 100%। यहाँ क्या है 0, 25 और उसके बाद भी आपने ना किया तो फिर बाद में 100%, इसमें भी पड़ जाती है पेनल्टी। ठीक है जी, तो रिटर्न का खाता हो गया कंप्लीट। कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा, नहीं फाइल करेगा तो क्या होगा, राइट, ये सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पढ़ ली। अब है आपको कौन कौन से रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने हैं और कहां पर करने हैं, राइट। ये आप प्लीज इसका टाइम देख लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं है, इसमें समझाने वाली चीज नहीं है कोई। इसको जरा देख लीजिएगा, कहाँ रिकॉर्ड रखे जाएंगे, यानी ये अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी ये एग्जाम का हिस्सा है, लेकिन क्या है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको खास कर समझाया जाए। नॉर्मल चीजें हैं। द records required to be maintained by a taxpayer shall be kept at the business place
अगर कोई इशू हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। मॉड्यूल 2 आ गया हमारे पास, असेसमेंट। पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। जहां तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इस ओके। आपने रिटर्न कर दी, फाइल कर दी, रिवाइज कर दी, जो कुछ भी हुआ, डिपार्टमेंट का रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर कौन आ गया? डिपार्टमेंट आ गया आपके सामने। कि अब डिपार्टमेंट का आपके सामने क्या रिएक्शन होगा, आपके साथ क्या तरीकेकार होगा, कैसे वो लेकर चलेगा। रिटर्न ऑफ इनकम सबसे पहले आ गया हमारे पास, ये नॉर्मल है। इसको नॉर्मल असेसमेंट भी कहते हैं और सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। ईमानदारी की इंतहा है, मजबूरी भी है टैक्स डिपार्टमेंट की। 25 लाख जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनमें से तकरीबन कुछ 10,000 लोगों का ऑडिट में नाम निकलता है। ये वाहद कुर्रानंदाजी है जिसमें नाम आने के बाद लोग तकलीफ में आते हैं, खुश नहीं होते। वरना अक्सर तो कुर्रानंदाजी, मेरा कुर्रानंदाजी में नाम निकल आया, प्लॉट निकल आया, कोई चीज निकल आई। ये वाहद ऐसी जगह है, इसको डीएस भी कहते हैं, डिटेल्ड स्क्रूटनी। मेरा जी डीएस में नाम आ गया। ठीक है, मैं आपको उसका दिखाता हूँ, आप परेशान तो नहीं हो जाते। डीएस क्या चीज दिखा रहा है ये? कस्टम की बता रहा है। लिस्ट होती है हमारे पास। ये देखिएगा, ये टैक्स पेयर्स ऑडिट के नाम से आपको नजर आ रहा है। एक है इसमें ऑडिट पॉलिसी, ये आप देखेंगे आपको ऑडिट पॉलिसी में लेटेस्ट जो पॉलिसी यहाँ मौजूद है वो ये वाली, कि किन किन लोगों का नाम ऑडिट में आ सकता है। अच्छा, ये देखिए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है कि अब जो ऑडिट किया जाएगा इस साल के लिए उसका स्कोप क्या है, कौन कौन से लोग आएंगे, कैसा किया जाएगा, उनको कैसे निकाला जाएगा, सेल्स टैक्स का ब्ला ब्ला सब कुछ मौजूद है। उसके बाद आप अगर इसमें जाएंगे ऑडिट पॉलिसी में, ये एनटीएन है कि किन किन लोगों को सिलेक्ट किया गया ऑडिट में। राइट, लिस्ट ऑफ केसेस फॉर ऑडिट थ्रू कंप्यूटर बैलेटिंग अंडर ऑडिट पॉलिसी। ये हम इनकम टैक्स का ले लेते हैं। ये देखिएगा जी, ये वो लोग हैं जिनका नाम जो है वो एनटीएन के साथ कंप्यूटर में मौजूद है। देख रहे हैं,
तो इन तमाम के अब देखें ना तकरीबन 10,441 हैं जिनको उन्होंने इस साल ऑडिट में उनका नाम एक साल में लेकर आए। तो रिटर्न फाइल कितनी हुई होंगी? तो 25 लाख के करीब रिटर्न फाइल होती है। तो 25 लाख में से वो क्या कर सकते हैं, इतने लोगों का नाम ला, तो बाकी कहाँ गए फिर जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो वो कहाँ गए? उनको कहा, जो कहा ठीक कहा, जो कहा आपने, आपकी बात को हमने मान लिया, यकीन कर लिया, इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। जो आपने लिखा है हम उसके ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकते। अब बात समझ आई, क्लियर हुई है? अभी मैंने आपको वो लिस्ट भी दिखा दी है। A return of income other than revised filed by taxpayer shall be considered as an assessment of taxable income। ठीक है, वो मानी जाएगी कि आपकी वो फाइनल है। असेसमेंट मानी, considered as an assessment, however if a return of income filed is not complete, हाँ अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई डिफॉल्ट है, आपने कोई चीज अटैच नहीं की, the taxpayer shall be required by the commissioner to complete the return of income। उसे कहा जाएगा कि जी आप रिटर्न को क्या करें, a return of income shall be treated as complete। ये बात एग्जाम में आ चुकी हुई है कि कब रिटर्न कंप्लीट होगी, कब उसे कंप्लीट समझा जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 1 किस में होनी चाहिए? ये जो भी दिखाया मैंने आपको, घर से नहीं लिख के लेके आनी, उसी फॉर्म के ऊपर जो इनकम टैक्स ने कहा उसके ऊपर होनी चाहिए। ड्यूली साइंड से क्या मुराद है? ये अगर मैनुअल है तो हाथ पे साइन किए हो, और नहीं है तो वो यूजर नेम पासवर्ड हो, पिन कोड होता है उसमें। स्टेट द प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, जो मांगी गई है, सैलरी मांगी गई है, आपको विद होल्डिंग टैक्स मांगा गया, वो तमाम इंफॉर्मेशन आप इसमें प्रोवाइड करेंगे विद द डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट। एंड में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आता है इट इज टू बी डिक्लेयर्ड दैट एंड आई कंफर्म कि ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें जो है वहां पर मौजूद हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, अगर ये बिजनेस का केस है, कॉपी ऑफ अकाउंट्स एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स आर फर्निश्ड, इसके अकाउंट्स भी आप साथ प्रोवाइड करेंगे। एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स, एविडेंस, नॉर्मली एविडेंस हमें MIS से मिल जाता है, वहां जाएंगे ना आप रिटर्न में तो MIS के अंदर एविडेंस मौजूद होता है। वेल्थ स्टेटमेंट लगाएंगे, वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन लगाएंगे, फॉरेन इनकम है या ये चार्ज, अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तो आपकी रिटर्न को क्या समझा जाएगा? कंप्लीट रिटर्न समझा जाएगा। और इसी तरह से अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय एन इनकम्प्लीट रिटर्न, तो यही आपने लिखने, बस ये लिखना है इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिटर्न। आपने अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं लगाई, अगर पूछा जाए तो कंप्लीट क्या है, तो आप कहेंगे अगर ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं तो। अब है अगर ये चीजें सारी मौजूद नहीं है तो क्या होगा? डेफिशिएंसी आ गई, ठीक। एक रिटर्न फाइल नहीं की थी, उसके लिए नोटिस अलग चीज है, ये है डेफिशिएंसी किसकी? वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट है लेकिन वो रिकंसाइल्ड नहीं है, कुछ इस तरह की चीज। द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड। क्यों जी? देखिएगा, मैं आपको डेट बताता हूं। लेट्स सपोज के हमारा जो टैक्स ईयर है स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 22 टू 30 जून 2023। इसकी लास्ट डेट क्या होगी? 30 सितंबर 2023। ये आपने रिटर्न फाइल कर दी। कोई डेफिशिएंसी थी और उसका नोटिस कब तक आ सकता है? देखें, ये जो रिटर्न आपने फाइल की है ये किस टैक्स ईयर में फाइल की है, इसको देखना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 23 टू
30 जून 2024 यहाँ रिटर्न फाइल किया है ना, यानी जाहिर बात है कि आपने 23 की रिटर्न 24 में ही जाके फाइल करेंगे ना, अगले साल फाइल करेंगे। तो हमारा टाइम कमिश्नर का यहाँ से स्टार्ट होगा, कमिश्नर का टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा 1 जुलाई 24 से, इस दिन से आप गिनना शुरू करेंगे। तो कब तक बनेंगे आप देखें, जुलाई 31, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कितने दिन बनेंगे आप जरा देखिएगा, 180 डेज कब बनेंगे? हाँ जी, 27 ऑफ दिसंबर को। तो 27 ऑफ दिसंबर 24 तक कमिश्नर इस साल की जो रिटर्न थी उसकी डेफिशिएंसी के लिए नोटिस इशू कर सकता है। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल की उसको निकाल दें, उससे आगे 180 दिन गिनना शुरू कर दें। तो ऐसे एग्जाम में चीजें आ सकती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो कहता है जी आपको नोटिस मिला है 1 जनवरी 2025 को डेफिशिएंसी थी, क्या ये वैलिड है? तो आप यहाँ से बैक एंड पे दिन गिनना शुरू करेंगे कि ये नोटिस किस रिटर्न का था, कहां तक लास्ट डेट थी। तो आप कहेंगे दिस इज अ टाइम बार्ड नोटिस एंड इनवैलिड, ये नोटिस वैलिड नहीं है। ये बात क्लियर हुई आपको क्या नहीं? ये मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसके अंदर ये सारी इलस्ट्रेशन मौजूद है। ओके In the case of non-compliance of the notice, the return shall be treated as invalid and taxpayer shall be treated as not having furnished a return. इसके बाद क्या होगा अगर ये रिटर्न फाइल नहीं की? वो याद रख करें, अभी 182 जो था पढ़ा था, 182A सेक्शन पढ़ा था ना, आपको ATL से निकाल दिया जाएगा, आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं दिया जाएगा, आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, साहब पढ़ा ना। तो यहाँ से फिर बात वहीं आ जाएगी। ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए इसको जरा ध्यान से आपने वो देखना है। ये एक क्वेश्चन है इसमें, व्हेन अ रिवाइज्ड रिटर्न फाइल्ड बाय अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज एन इनवैलिड रिटर्न। कब आप रिटर्न रिवाइज करेंगे तो उसको इनवैलिड गिना जाएगा? बताएं क्या आंसर आपके जेहन में आता है? सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपने रिटर्न रिवाइज रिटर्न फाइल की है लेकिन उसको फिर भी इनवैलिड गिना जा रहा है, 60 डेज के बाद कर रहे हैं और अप्रूवल नहीं ली, और जो टैक्स ड्यू था वो नहीं जमा करवा रहे, अकाउंट्स नहीं जमा करवा रहे। अब देखें वही कंडीशन को एक नए तरीके से पूछा जा रहा है, पूछी कंडीशन ही जा रही है कि आप रिटर्न को कब रिवाइज नहीं कर सकते, तो लेकिन तरीका बदल गया उसका। तो आप कहेंगे कि यार ये कहाँ मैंने पढ़ा था, ऐसी तो हेडिंग एग्जाम में मेरी किताब में है ही नहीं, राइट। ये चीजें मैं कहता हूं कि आपको पता होनी चाहिए कि मेरे से सवाल किस किस तरीकों से किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि पास पेपर को साथ देखा जाए। The circumstances in which a taxpayer filing a revised return is not required to pay the penalty कब है? Before the audit. एक है filing a return is not required to pay the penalty 0%, यानी ऑडिट से पहले पहले वॉलंटरली जो है अपने रिटर्न को क्या करते हैं, रिवाइज करें, राइट। देखें वो जो 60 दिनों वाला है ना, तो 60 दिन के बाद भी 0% हो सकती है अगर मैं ऑडिट से पहले कर रहा हूँ। यहाँ 60 दिन का चक्कर नहीं है 60 डेज का। 60 डेज में तो कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए, 60 डेज में तो कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। आप 60 दिन के अंदर करें या बाद में करें, खुद कर दें। हाँ नहीं, ऑडिट से पहले नोटिस आ गया तो फिर तो 50% पेनल्टी पड़ जाएगी आपको, शो कॉज नोटिस पड़ गया तो ये चीज है। अब ये अभी मैंने जो आपको दिखाया था, क्या कमिश्नर ऑडिट कर सकता है? देखिए एक है FPR ने नाम निकाला, ये और चीज है, ये DS में नाम नहीं आया, ये रूटीन में नहीं है। जो अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई है ना, ये वो नहीं है, ये वाला। ये तो है कि रूटीन के मुताबिक आपका नाम आया, ठीक है ना। आपको कहा गया कि जनाब आपका नाम आ गया है और चले आप आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाए। तो जो कोई बंदा कहे ना जी मेरा
एफबीआर की कुर्रानंदाजी में नाम आ गया तो लोग उसको मुबारकबाद नहीं देते। अगर कोई मुबारकबाद दे तो उसकी फिर वो तबीयत साफ करता है कि मैं बताता हूँ मुझे मुबारकबाद किस चीज की दे रहे हो। द कमिश्नर में कॉल फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, यानी यहाँ ये हमें बताया जा रहा है कि अगर एफबीआर ऑडिट ना करे, क्या कमिश्नर भी किसी को ऑडिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस 6 ईयर, पिछले 6 सालों का ऑडिट कर सकता है। क्या मुराद है इससे? मैं आपसे पूछता हूं कि साहब लेट्स सपोज कि आज है हमारे पास 15 Jan 23, मिसाल दे रहा हूं। आज मुझे नोटिस मिला है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले आए और आपका ऑडिट होने जा रहा है और वो है 2015 का। तो सवाल ये है क्या ये वैलिड है? देखें अभी साल कौन सा चल रहा है? नहीं बेटा 24 चल रहा है, टैक्स ईयर 24 है ना, इसको तो छोड़ दें। तो 23 अच्छा सॉरी 23 चल रहा है, चलिए आपकी बात मान लें। तो 22, 21, 20, 19, 18 और तो ये इनवैलिड होगा, तो मेरा आप ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कमिश्नर आपको एग्जाम में है कि एक साहब को नोटिस आया कि 15, 16, 17 और 18 इन 3 सालों का ऑडिट आपका निकल आया है, तो आप फिर एग्जाम में लिखेंगे कि ये 2 सालों का नोटिस वैलिड है, इस साल का नोटिस वैलिड नहीं है। क्लियर होगी बात? हाँ जी, सबके लिए यहाँ हजारी बात। इससे यही पता चल रहा है ना कि आपको रिकॉर्ड जो है वो पीछे रिकॉर्ड में यही देखा था ना हमने, 6 सालों का रिकॉर्ड जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। द कमिश्नर और एनी अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर इज अलाउड एक्सेस टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड यूज ऑफ मशीन एंड सॉफ्टवेयर। कमिश्नर जो है वो आपके प्रेमिसेस में आके इन चीजों को सारी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। कमिश्नर शैल कंडक्ट एन ऑडिट इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स blah blah and may call for the other appropriate info। जाहिर बात है ऑडिट का जो नॉर्मल प्रोसीजर है, हम तो ऑडिटर हैं, लाइक ये चीज भी ले आओ, इनवॉइसेस ले आओ, रिकॉर्ड ले आओ, कहाँ से खरीदा, किससे खरीदा, राइट, उसके वेंडर के नाम दो, हमें सारा कुछ मांग सकता है। जब ये हो गया ऑडिट, फिर आफ्टर obtaining taxpayer explanation on all the issues raised in the audit report, the commissioner may amend the assessment। आपकी असेसमेंट को क्या कर सकता है? चेंज कर। जब ये अमेंड का लफ्ज आएगा ना तो समझें टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आगे आएगा भी व्हाट इज मेंट बाय अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? सेल्फ असेसमेंट। क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, कमिश्नर क्या कर सकता है? उसको बढ़ा सकता है। अच्छा जी, अब उसने टैक्स पेयर से जो आपको एक्सप्लेनेशन मिली कमिश्नर को, तो कमिश्नर क्या करेगा? कौन सी, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे इस काम के। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्स पेयर एक्सप्लेनेशन, तो उसको क्या कर सकता है? उसके टैक्स को बढ़ा सकता है। द कमिश्नर मे कंडक्ट ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक। कोई लाजमी नहीं है, वहां जाना लाजमी नहीं है, वीडियो लिंक के साथ भी इसको चेंज, इसका ऑडिट कर सकता है। क्यों? ये कोविड की वजह से हुआ ना। पहले तो ऐसा लॉ में हमारे पास ऑप्शन फिजिकली जो है जाया जाता था, बुक्स मंगवाई जाती थी, अब उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं। Where a taxpayer has not furnished the required documents or sufficient explanation। देखें 2-3 चीजें हैं ना, उसको बुलाया, आया ही नहीं, एक है आ गया, आके उसकी बातों को सुन के उसकी टैक्स को बढ़ाया जा सकता है। जाहिर बात है कम तो नहीं करेगा और कमिश्नर जो है, क्यों हो यार तुमने ज्यादा दे दिया, चलो रिफंड ले लो, आगे वो भी आएगा कि कमिश्नर ऐसा कर सकता है। लेकिन फिलहाल ऑडिट में वो ऐसा नहीं करते। नॉर्मली क्या करते हैं? अमेंड करते कहते हैं यार यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, इस पे जाके और टैक्स जमा करवा दो। लेकिन अगर उसने मुंह ही नहीं लगाया, कमिश्नर को आया ही नहीं वो, तो फिर क्या होगा?
where the taxpayer has not furnished the required documents or sufficient explanation, the commissioner shall determine taxable income on the basis of sectoral benchmark ratio. सेक्टर का तो पता होता है, बेंचमार्क कहते हैं स्टैंडर्ड को, तो रेशो तनासुब। तो अगर कोई साहब नहीं आते तो फिर लॉ ये कहता है कि तुम उस इलाके में, उस सेक्टर के अंदर, एक साहब प्लास्टिक की बोतलें बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, फिर इसको देखते हुए अगर ये आपके पास नहीं आ रहा ना, तो खुद से बता दो कि ये तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी है। सेल्स टैक्स में भी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई साहब मुंह नहीं लगाते तो फिर क्या करो, वहां पर उसके देखो कैपिटल कितना है, उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, राइट, प्रोडक्ट्स किस में डील करता है, वहां पर भी इशू है। यहां पर से क्या कहा जा रहा है कि उसकी सेक्टरल बेंचमार्क रेशियो के मुताबिक तुम खुद से उसकी टैक्स लायबिलिटी कर लो, यानी बेस्ट जजमेंट जिसको अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो कर लो। ठीक है, मींस स्टैंडर्ड बिजनेस, ये एग्जाम में आ चुका है आपके, इसने पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशियोज नोटिफाइड बाय द एफबीआर ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस and include financial ratios, production ratios, gross profit, net profit, recovery ratio, blah blah, ये कर सकते। कंपैरेटिव केसेस, उससे मिलता जुलता केस। ऐसा नहीं है कि एक साहब जो है प्लास्टिक की बोतलें बेचते हैं और दूसरे जो है वो पेप्सी की बोतलें बेचते हैं, अगर तुम दोनों बोतलें बेचते हो लिहाजा दोनों को मैं बराबर रेट कर रहा हूँ, उसका एरिया और है, इसका एरिया और है, उससे मिलता जुलता आप जो है वो, एक साहब गोल्ड बेचते हैं और एक साहब जो है वो कोई केमिकल बेचते हैं, तो वो वजन तो नहीं कर सकता ना कि देखें मैं फलां साहब आए थे, उन्होंने पिछले साल 1 किलो सोना बेचा है और उनका इतना टर्नओवर था, इतने उन्होंने, और तुम जो है वो ये बेच रहे हो, तुम कह रहे हो मैंने 10 किलो इतने का बेचा है। ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना, वो गोल्ड की और चीज है, इसकी तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीज यहाँ बताई जा रही है। एफबीआर क्या कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी अपॉइंट कर सकता है कि आपको ऑडिट करें। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। क्लियर होगी बात? कमिश्नर क्या ऑडिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कितने सालों का? 6 सालों का कर सकता है, राइट। 2 कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, अगर तो टैक्स पेयर आ गया उसके ऑडिट की, उसकी टैक्स लायबिलिटी को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, नहीं आया तो सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियो इस्तेमाल करेगा। अच्छा जी, ऑडिट बाय द कमिश्नर सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट, अ पर्सन मे बी सिलेक्टेड फॉर ऑडिट इन अ ईयर बाय द कमिश्नर even if audit has been done in his case in the any previous year। पहले एक कानून मुझे याद पड़ता था कि अगर किसी का ऑडिट में नाम आ गया तो अगले साल नहीं आएगा, बस एक दफा आ गया तो फिर अगले साल नहीं आएगा, यानी सिर्फ पिछले साल था तो अगले साल कंसेक्टिव। उसके लिए फिर इसको चेंज कर दिया गया कि ऐसा नहीं है, आपका हर साल ऑडिट में नाम, जब तक कि आप कमिश्नर को खुश नहीं करते आपका हर साल नाम जो है वो आ सकता है, तो थोड़ा उसका ख्याल किया करें। The commissioner is not required to get permission of FPR for the selection of audit of the any case. However, अब देखिएगा, कमिश्नर को इसकी अप्रूवल की जरूरत है। The commissioner shall take approval of FPR of the audit of a taxpayer if income tax audit of the taxpayer has been done in any of the preceding 4 tax years। अगर तो ऑडिट नहीं हुआ तो चुप करके उसको ऑडिट निकाल लें और उसको बुला लें, लेकिन पिछले 4 सालों में अगर उसका, हाँ जी, नहीं लिखा हुआ, यहां तक लिखा हुआ है बस जी। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ, इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग टैक्स ईयर का लिखा हुआ, ठीक है, उसी को आप कर रहे हैं। ये मुझे याद करेगा, इसको मैं जरा ना ऑर्डिनेंस से वेट कर लेता हूँ कि वहां ये चेंज आ गई है कोई, ठीक है। एक मिनट ठहरिएगा जरा, अभी इसको चेक कर लेते हैं।
ये आ गया जी असेसमेंट का, इसको वन 177 ये आ गया जी 177। ये कहाँ था उसका जी? कि अगर उसने वो ऑडिट उसका निकाल रहा है तो उसके लिए अमेंड कर सकता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्रू वीडियो लिंक और एनी फैसिलिटी वेयर टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड इनकम्प्लीट सेक्टोरल बेंचमार्क, ये आ गई। देखिए ना यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, द फैक्ट दैट अ पर्सन हैज बीन ऑडिटेड इन अ ईयर शैल नॉट preclude the person from being audited again in the next year and the following year where the reasonable ground for such the board may appoint firm of chartered accountants। टाइम नहीं है। इसको मैं देख लूंगा, नजर तो नहीं आ रहा, सही लग रहा है आपकी किताब में ना, लग रहा है कि इसमें सही लिखा हुआ है कि इसमें 4 साल का वर्ड फिलहाल अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। आ गया जी सेक्शन 177 में स्पेशल ऑडिट पैनल बनाया जा सकता है या नहीं। एक एक कमिश्नर खुद ऑडिट करे। देखें ऑप्शन क्या है, कमिश्नर इन रेवेन्यू खुद ऑडिट कर ले, या सीए फर्म या सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ऑडिट करवा ले। तीसरा है उसके लिए स्पेशल पैनल ऑडिट भी बनाया जा सकता है। FBR may appoint special audit panel to conduct audit including forensic audit। forensic audit कहते हैं गलती ढूंढना, जैसे फोरेंसिक मेडिसिन नहीं होती, जो किसी का मर्डर हो जाए तो वो मेडिसिन डाल के पता लगाते हैं कि वजह क्या बनी, उसको फोरेंसिक ऑडिट कहते हैं, रीजन फाइंड करना। ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स कंप्राइजिंग 2 और मोर मेंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। टैक्स डिपार्टमेंट से किसी को लिया जा सकता है, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग अ फॉरेन एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट एज डायरेक्टेड बाय द FBR। इन लोगों को लेके एक पैनल भी बनाया जाता है। यानी ये सारी पावर्स दी जा रही हैं किसको, कमिश्नर को, कि कमिश्नर चाहे खुद ऑडिट कर ले, चार्टर्ड फर्म्स को बना ले, या फर्म को भी ले ले और अपने लोग भी शामिल करके पैनल बना ले, स्पेशल पैनल ऑडिट भी कर सकता है। तो अब इसमें हमारे जहन में वो तमाम चीजें होनी चाहिए कि अगर रिटर्न फाइल कर दे तो क्या होगा, रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो क्या होगा, रिटर्न फाइल करने के बाद, यानी पूरे सर्कमस्टांसेस हमारे जहन में वो ग्रो करने चाहिए। अच्छा, इसी के आगे उसकी बात की जा रही, चेयरमैन ऑफ द पैनल शैल बी एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू।
यानी इस जो पैनल बनाया जाएगा इसका चेयरमैन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं होगा, कोई एक्सपर्ट कौन होगा, टैक्स डिपार्टमेंट से होगा। इफ एनी वन मेंबर ऑफ द पैनल अदर देन द चेयरमैन इज एब्सेंट फ्रॉम द कंडक्टिंग ऑडिट, द प्रोसीडिंग ऑफ द ऑडिट मे कंटिन्यू एंड द ऑडिट शैल नॉट बी इनवैलिड और बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। कॉल्ड इन क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल नहीं उठाया जाएगा, यानी चेयरमैन का होना लाजमी है, इसके अलावा कोई और लोग नहीं होंगे तो ऑडिट बंद नहीं किया जाएगा। मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ सच एब्सेंस, चेयरमैन का होना उसमें लाजमी है। स्कोप क्या होगा, किन किन चीजों को चेक किया जाएगा, स्कोप कहते हैं दायरा कार को, उस ऑडिट का दायरा कार क्या होगा। शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कमिश्नर और एफवीआर, ये नॉर्मल केसेस में नहीं होगा, किसी बंदे से 25,000 रुपया लेना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को ले आओ, एक फॉरेन एक्सपर्ट को ले आओ, तो पागल है इतने महंगे जो है ना वो काम करवाएं। ये जाहिर बात है बड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, करोड़ों अरबों में पैसे होंगे, तभी तो बनाया जाएगा इन लोगों को। In case of a member other than officer of Inland Revenue, an agreement of the confidentiality shall be made between FBR and the person। और वो लोग जो वहां पर आएंगे उनसे ये दरख्वास्त है कि उस टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन को कहीं भी पब्लिश नहीं करेंगे। यानी वो ये नहीं है कि जनाब किसी ऑडिट में लगे और सेल्फियां बनानी शुरू कर दी है, देखें जी आज मैं फलां फर्म जो पकड़ी गई है उसको ऑडिट कर रहा हूँ, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो आपको जो है फिर एफबीआर वाले लाइक भी करेंगे और जेल के अंदर सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है, यहाँ सब्सक्रिप्शन हो रही है तुम्हारी, इंसान के पुत्र बनो। ये बात क्लियर हुई। देखें अभी तक हमने एक बात पढ़ी थी, मैं आपको दोबारा उसकी तरफ लेके जा रहा हूं। रिटर्न फाइल करनी है, यस और नो, ठीक है। रिटर्न फाइल करनी थी, यस, फाइल कर दी, यस और नो, नहीं फाइल की। तो अब यहां पर क्या होगा कि आपको कमिश्नर जो है वो नोटिस भेज सकता है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, आपको कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए, ये बात हम पढ़ चुके हो। आपको नोटिस आ गया, अब आप उस नोटिस के बाद क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, यस और नो। आप इसके बाद रिटर्न फाइल कर देते हैं, यस और नो। अगर तो फाइल कर देते हैं तो ठीक है, और अगर फाइल नहीं करते तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है, वही 182A वाले कि आपको एटीएल से निकाल दिया जाएगा, राइट, ये सारे काम किए जाएंगे। और दूसरा आपकी अभी जो हम पढ़ रहे हैं फिर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। समझ आ रही, सीक्वेंस समझ आ रही। रिटर्न फाइल करनी थी, यस कर दी, इट्स ओके, हैप्पी। रिटर्न फाइल नहीं करनी थी तो फिर भी हैप्पी। रिटर्न फाइल करनी थी, सॉरी कर दी, यस तो ठीक है। अगर कर दी है तो फिर आपका क्या हो सकता है, आपका ऑडिट में नाम आ सकता है या आपकी सेल्फ असेसमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। आपको ऑडिट में नाम भी आ सकता है और आपकी सेल्फ असेसमेंट के, ठीक है, जो कहा मिनो अन हमने मान लिया, ये बात भी ठीक है, राइट। ये रिटर्न फाइल करने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अच्छा, आपने रिटर्न फाइल की थी, इसमें कोई डेफिशिएंसी आ गई, ऐसे भी हो सकता है ना, इसमें क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, इसका भी कमिश्नर आपको नोटिस दे सकता है 180 days आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। और रिटर्न जो रिवाइज की थी उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। देखिए ना कितने लॉ ने बड़ी डिटेल के साथ सारी बातें की हुई हैं, उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। रिवीजन के अंदर हमने चीजें डिस्कस की हैं कि क्या क्या हो सकता है,
समझ आ रही? अब यहां पर आगे हम कि आपने रिटर्न फाइल करनी थी, नहीं की, उसके लिए कमिश्नर आपको नोटिस भेज सकता है 5 साल के लिए पिछले या 10 साल के लिए। 5 साल के लिए तब अगर पिछले 5 सालों में कोई एक रिटर्न फाइल कभी की हुई थी कम से कम, नहीं तो 10 सालों का ऑडिट आपके लिए जा सकता है। नोटिस चला गया तो क्या किया आपने, रिटर्न फाइल कर दी, यस, तो फिर दोबारा अगर रिटर्न फाइल कर दी है तो फिर वही हो सकता है कि आपको ऑडिट में नाम आ सकता है, आपका सेल्फ असेसमेंट हो सकती है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। अगेन आपने नोटिस को भी मुंह नहीं लगाया, नहीं फाइल की, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको यहाँ से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ भी आपको फेस करने पड़ेंगे 182A वाले, कि अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका नाम वहां से निकाल दिया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा, लेकिन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपने रिटर्न फाइल नहीं की, कॉन्सिक्वेंसेस भी पड़ेंगे, और इसके बाद कमिश्नर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अब हम यहां पर खड़े हैं, ओके, समझ आइए? एक फ्लो मैंने बना दिया ताकि आपको पता चले मैं क्या पढ़ के आ रहा हूं। इसके ऊपर अलग से आएगा कि किस किस को रिटर्न फाइल करनी है, कब करनी है, ये अलग चीजें, ठीक है जी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एक्स पार्टी, इश्तिहारी, वन साइडेड, ये सारे इसके नाम है। असल इसका नाम है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। 120 था नॉर्मल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, जो कहा ठीक है। 177 था ऑडिट, 121 क्या आ गया, बेस्ट जजमेंट। The commissioner is empowered to make an assessment of income and tax based on any available information. क्यों अवेलेबल इंफॉर्मेशन? भाई मुंह नहीं लगा रहा, वो आ नहीं रहा, तभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना। एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट इन केस ऑफ फेलियर बाय द टैक्स पेयर टू, ये है इसके सर्कमस्टांसेस, रीजन। यानी ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भाई वो रीजंस बताएं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस बेस्ट जजमेंट कैन बी फ्रेम्ड, किन हालात में की जा सकती है, वो वजह बताएं। फेल टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस इशूड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर ने आपसे कहा कि साहब रिटर्न फाइल करें, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर क्या हो सकता है, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। वेल्थ स्टेटमेंट आपने फाइल नहीं की, राइट, आपने कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किए जो आपसे कहे गए, 3 हालात लॉ ने बता दिए, रिटर्न फाइल नहीं की, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, या अकाउंट्स आपने जमा नहीं करवाए। इस असेसमेंट में होगा क्या, अगली बात यह है कि इस असेसमेंट में क्या होगा, इसमें आपकी टैक्सेबल इनकम बताई जाएगी, टैक्स देना कितना है, ऑलरेडी पे कितना कर दिया है, कब आप जमा करवाएंगे, और इसकी अपील अगर आपको कोई तकलीफ है तो अपील कहाँ करेंगे, ये सारी चीजें बताई जाएगी। कब तक ये रिटर्न जो है आपको, कब तक ये ऑर्डर दिया जा सकता है, पिछले 6 सालों के अंदर अंदर आपको ये ऑर्डर दिया जा सकता है। अगेन यहाँ वही चीज है कि 5 साल और 10 साल, ठीक है। अच्छा, ये है बेस्ट जजमेंट का फैसला, ये और चीज है, ये है कब, टाइम क्या होगा, कब तक आपको दिया जाता है। देखें ये सेम वही टाइम है जो रिटर्न का था। रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको नोटिस जाएगा 5 साल, अगर 5 सालों में कोई एक रिटर्न है, 10 साल अगर कोई भी एक रिटर्न फाइल नहीं हुई तो, राइट। तो ये उसकी जो है एक कॉन्सिक्वेंसेस हमें बताए जा रहे हैं। लेकिन दोबारा जरा हम अपने इशू के ऊपर आए, इसी लाइन के ऊपर, इसी फ्रेमवर्क के ऊपर, कि साहब सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिटर्न किस किस को फाइल करनी चाहिए और किस किस को फाइल नहीं करनी चाहिए। अगर रिटर्न आपने फाइल करनी है, राइट, क्या कर दी या नहीं की, अगर कर दी है तो फिर आपको ऑडिट में नाम आ सकता है या आपको बरी कर दिया जाएगा। अगर आपकी रिटर्न में कोई डेफिशिएंसी है तो आपको नोटिस इशू कर दिया जाएगा। आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। ये सारे रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास प्रिविलेजेस भी हैं और चीजें भी मौजूद हैं।
अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, उस नोटिस के अगेंस्ट आपने रिटर्न फाइल कर दी तो दोबारा आप इसी मोड में आ सकते हैं। रिटर्न फाइल नहीं की यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों सूरतों में आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, आपको लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा, रिफंड नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें। और फिर एंड पे आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी जिसके अगेंस्ट आप जो है वो अपील कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई। क्लियर? तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, मैं क्वेश्चन भी ले लूं कि पिछले साल में ऑडिट हुआ तो अगले साल में भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? राइट, ये अभी तक मैंने फ्रेमवर्क था। अब ये है इसके बाद वो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बाद हमने है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। राइट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। ओपनिंग ऑफ केस भी कहते हैं, एडिशनल असेसमेंट भी इसका नाम है। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात पेपर में आ चुके हुए हैं, तो कल इससे आगे हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इस दौरान आप सेल्स टैक्स को करते रहें, तो कर रहे हैं या नहीं जी?